क्या आपको लगता है कि नेट और जी की तैयारी करना बहुत महंगा है? अब नहीं। डॉक्टर सहनवाज साहब ला रहे हैं सिर्फ 49 रुपए में नेट और जी की पूरी तैयारी का सुनहरा मौका। हाँ, सिर्फ 49 रुपए। सभी टॉपिक्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और डाउट सेशंस, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। गांव हो या शहर, हर स्टूडेंट को मिलेगी टॉप क्वालिटी की गाइडेंस। तो इंतजार किस बात का? आज ही जुड़ें और अपने डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने को सच करें। डॉक्टर सहनवाज साहब, शिक्षा सबके लिए, सिर्फ 49 रुपए में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं आपके साथ अब्बास। दोस्तों, बता दूं कि आज जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद है वो ना तो किसी परिचय के मोहताज है और ना ही किसी भी इंट्रोड्यूस का मोहताज है। मैं डायरेक्टली आपको रूबरू कराना चाहता हूं सिवान के जाने माने हस्ती डॉक्टर शाहनवाज सर से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत शुक्रिया आपका फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। बताइए सर, there is a very important question we just I want to ask to you, and I hear that means within 15 rupees you are going to start JE, NEET, all those things classes. Sir, from where have you got such kind of inspirational, sir? देखो, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात, हम इंग्लिश भी बोल सकत नहीं, हिंदी भी बोल सकत नहीं। But I love भोजपुरी। हाँ, तो ठीक है, भोजपुरी में ले लो ना, तो फिर दिक्कत ही हुई कि तार लोग समझ ना पाएंगे क्या बात कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा बात ये बैठे कि हम खुद साधारण परिवार से बनी या पढ़ाई लिखाई के द्वारा ही हमारे जीवन में जो परिवर्तन आयल बैठे। और सही बात ये बैठे कि समाज में परिवर्तन तभी आ सकता है जब लोग के बाल बच्चा पढ़ जाए। साधारण परिवार के लड़का, गरीब घर के बच्चा, मजदूर के घर के बच्चा, कोनो काम करे वाला आदमी के बच्चा पढ़े लिखे, तो हमने के जो फायदा पहुंचल, तो हमने के भी समझ में आयल कि समाज से हमने के मिलल बा, एकरा के वापस करे के चाहिए। ये वापस करे खातिर फिर हमने के 50 रुपया में कोचिंग करावल जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग के। वो भी 50 रुपया में ऐसा बैठे कि केहू दे देता तो ठीक बा, नहीं के देता मैंने मांगे की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये तैयारी हो रहा बा। एमे लगभग 220 गो लड़का लड़की सन के एडमिशन हो गइल बा, जे सवेरे 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक बाहर के फैकल्टी बैठे वो लोग रहे के व्यवस्था करल गइल बा। लड़का लोग 9 बजे आएला, 4 बजे तक लड़का लड़की लोग 4 बजे तक पढ़ेला। ओकर बाद फिर अपने जो होमवर्क वगैरह मिलेला घरे तैयारी करेला, फिर रात में पढ़ेला, फिर सवेरे आएला। इस हफ्ता में 6 दिन पढ़ाई हो रहा बा यूनिटी कैंपस में, आनंद नगर में। अच्छा सर, इस प्रकार के जो कार्य आपने स्टार्ट किया सर, मतलब कहाँ से आपको थॉट्स आया? सिवान में, गोपालगंज में सर लाखों डॉक्टर हैं, लेकिन उनके दिमाग में इस प्रकार से सर थॉट्स अभी तक नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग अपने तौर पे अच्छा कर रहे हैं, सबके मन में अच्छे विचार रहते हैं। होता यह है कि किसी को टीम मिल जाती है, तो मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि आप जैसे मोहब्बत रखने वाले लोग, समाज के ऐसे लोग हैं जो कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको बाहर इससे ज्यादा पैसा मिल रहा था, लेकिन वो बाहर का जॉब छोड़ करके हमारे यहाँ करके काम कर रहे हैं, इस नियत के साथ कि एक नेक नियति के साथ किया जाने वाला काम है और मुनाफे की नियत से नहीं किया जा रहा है। और समाज के ऐसे वर्ग के लिए किया जा रहा है जो वंचित रहा है, ऐसे वर्ग के लिए किया जा रहा है जिसके सामने समस्याएं ज्यादा हैं, जिसके सामने फाइनेंशियल बर्डन्स ज्यादा हैं। तो इस तरह के लोग जुड़े हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के काम समाज के सहयोग से ही हो पाता है। समाज के बाकी लोग भी कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, हम भी कर रहे हैं। ये एक बड़ा काम है जिसमें अलग अलग लेवल पे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इंसानियत के नाते ये क्लास को शुरू किया गया है कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े और पढ़ के कुछ नाम अपना कमाए। हाँ, नाम कमाने से ज्यादा जरूरी है कम से कम उसके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आए। फिर वो शिक्षा के द्वारा परिवर्तन आता है तो अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाता है। उससे बढ़ के आगे चल के वो अपने जात और समाज के लिए काम आता है, फिर देश निर्माण में योगदान करता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो प्रयास है बच्चों के थ्रू, ये प्रयास है कि समाज के योगदान में जो हम योगदान कर पा रहे हैं एज ए डॉक्टर, ऐसे समाज सेवी, ऐसे और लोगों की संख्या हो जो समाज का दर्द रखते हों और समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हों। तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है जो एक समरसता भरे समाज की, एक समता मूलक समाज की भावना के साथ समाज में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। सर, जिस क्लास को आपने प्रोवाइड करा रहे 50 रुपया में,
उससे भी कम रुपया में आपने बताया कि सर कोई कोई उतना भी नहीं देता, फ्री मान के चला जाए। तब वो ठीक नहीं कि ऐसे कोनो बात नहीं कि 50 रुपए से कोनो फर्क जी। तो जो सर लाख 2 लाख 3 लाख रुपया लेकर उसी क्लास को प्रोवाइड करा रहा है सर, उनके माइंड में क्या चलता हो? नहीं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। एक बात समझिए कि हर तरह का वो है। अगर आप ट्रेन के अंदर जाएंगे तो जनरल कैटेगरी भी है, स्लीपर भी है, एसी भी है। एसी में फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, 3 टायर वो भी है। तो वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये होना चाहिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन रहे, उन्होंने कहा है कि डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत पूछिए कि देश और समाज ने आपके लिए क्या किया, ये सोच बताइए कि आप देश के लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो लोग कर रहे हैं उनका भी स्वागत है। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े समाज है, सब मिलजुल करके ही करने की चीज है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर आप इतने अच्छे इंसान को मैंने देखा कि भाई अपने देश के लिए इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार प्लान वगैरह है क्या? सर मैं ऑलरेडी राजनीति से जुड़ा हूँ, सक्रिय राजनीति से जुड़ा हूँ। मैं जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और इसके अलावा कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी का भी मेंबर हूँ। इसके अलावा ये है, उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर आदमी जो वोट डालने जा रहा है ना, वो पॉलिटिक्स में है जी। अब सवाल ये कि पॉलिटिक्स में आप ताली बजाना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में बजवाने की बात नहीं, आप भागीदारी चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं किसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमानों की राजनीति करता हूँ। मेरी समझ ये है कि जो लोग सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, वो लोग, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो समाज का दर्द रखते हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। और उनके बिहाफ पे मैं राजनीतिक भागीदारी के लिए मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ वोट देना बंद करिए। ये जो डेमोक्रेसी कहा जाता डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये आपकी सरकार है, आप लोगों को भगवान मत बनाइए, आप लोगों को अपना माई बाप मत बनाइए। आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए अपने आप जिसको वोट देना है उसको दीजिए। आप देखिए अभी जो गवर्नमेंट नीतीश सरकार यहाँ पे जो कर रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो सेंटर के निर्देश पे हो रहा है, मेरे मोहल्ले में 1300 में 500 वोट कट गए हैं। मेरे घर के 4 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर आपको वोटर लिस्ट से ही वंचित कर दिया जाएगा तो आप राजनीति में आपका क्या महत्व रह जाएगा, आपका समाज में क्या प्रतिनिधित्व रह जाएगा। तो अपने लिए खड़े होइए, अपने बाल बच्चों के लिए खड़े होइए। ऐसे लोगों को चुनिए जो शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे लोगों को चुनिए जो रोजगार की बात करते हैं, ऐसे लोगों को चुनिए जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ये लड़ाई बहुत हो चुकी कि हमारा धर्म बड़ा है कि आपका धर्म बड़ा है, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हासिल इससे होने वाला है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, शिक्षा के रूप में, रोजगार के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। वो कहते हैं क्या कि मुस्लिम सिर्फ वोट के लिए है, उनका नेतृत्व करने के लिए, मतलब कि कोई भी मुस्लिम आदमी जो है आगे नहीं आता है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए बना है? पता नहीं आपने कहाँ से सुन लिया। अगर ये वीडियो आपको मिल जाए, इस तरह का स्टेटमेंट आपको मिल जाए तो मुझे दे दीजिएगा। मैंने जो स्टेटमेंट सुना है वो ये है कि एक आपके जैसे पत्रकार भाई ने पूछा कि मुसलमानों के सत्ता में परिवर्तन के लिए मुसलमानों की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुसलमानों की जरूरत व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर करने के लिए है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह से ना समझा जाए। जो बात मैंने अभी आपसे कहा कि होता यह है कि अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे लालटेन है, तो लालटेन में आप तेल की तरह चल रहे हैं। आपके सामने आप देखेंगे जैसे तीर छाप वाले और कमल छाप वाले, तो आपको किसी तरह से ये चाहते हैं कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट से कट जाए। तो अगर इस तरह की राजनीति हो रही है तो उसमें ये बात बहुत जरूरी है। बात मैं खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा कि अगर 20% मुसलमान ये सोचेंगे कि ये अगर अकेले चल करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, इनसे लड़ सकते हैं, तो ये बात गलत है। आप समझिए कि भविष्य इसमें है कि उस तरह के लोग जो सामाजिक, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि सामाजिक सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर समाज के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उस पर बात करना चाहते हैं। मुसलमानों का वोट जब ऐसे लोगों के साथ जुड़ेगा तभी जाकर के समाज में कोई परिवर्तन आएगा। नहीं तो आप देखेंगे कि 20% लोग एक तरफ वोट करेंगे और 80% वोट का पोलराइजेशन अगर एक तरफ हो जाएगा तो कोई भी चुनाव में परिवर्तन लाना मुश्किल हो जाएगा। सर लास्ट सवाल ये है कि सर आप तो काफी चर्चित हैं जो गोपालगंज सिवान में, काफी आपके नाम जाने जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र से आप चुनाव में आ रहे हैं सर, क्यों, क्या रीजन है सर?
अच्छा, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। मैं इतना चर्चित भी नहीं हूँ कि लोग सब जानते हो। मैं समाज का एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी एक विचारधारा है। वो विचारधारा ये है कि जो भी चुनावी कार्यक्रम है, चुनावी चीजें हैं, वो जाति धर्म के नाम पे ना हो करके मुद्दों पे होनी चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। समाज की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में सौंपनी चाहिए जो साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हों, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हों और ये बात तय हो कि वो जो काम करना चाहते हैं वो समाज हित के लिए करना चाहते हैं, ना कि कोई भ्रष्टाचार घोटाला या अपने जो फैंसीफुल उनके आइडियाज हैं या कोई जो उनके अंदर सांप्रदायिक भावना है उसके तहत काम ना कर रहे हो। दूसरी बात मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि मैं राजनीति में हूँ लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं हूँ। आप बात समझिए, अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, मैं इस बात की फिक्र कर रहा हूँ कि जो चुनाव हो वो उसके मुद्दे जो शिक्षा और रोजगार हो, तो हाँ मैं राजनीति में हूँ लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं हूँ मैं। लेकिन देखा गया है सर कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब लोग अपने वादे को मतलब कहते हैं कि हम ये वादे कर रहे हैं, पूरा करने की बातें करते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो सारे वादे भूल जाते हैं। क्या जन स्वराज इस पे विचार, उनका विचार क्या होगा? इसमें होता ये है ना, जब आपसे लोग वोट मांगने आ रहे हैं ना, तभी आपको सावधान हो जाना चाहिए। आज तक डेमोक्रेसी में ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी है जिसने ये कहा हो कि हम आपका नुकसान करना चाहते हैं, जिसने ये कहा हो, जैसे इतना ज्यादा समाज में धर्म जाति की बात करने वाली पार्टियां भी कहती हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है आप देखते हैं। ये सबसे ज्यादा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाली पार्टी के लोग हैं, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर ब्रजभूषण सिंह का नाम आपने सुना है क्या? तो ऐसे लोग, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? ऐसे लोग जो आप देखेंगे मणिपुर में ये कह रहे हैं कि सबका पूरे देश का विकास मिला के चलना चाहते हैं। इस आदमी को एक दिन का समय मिला कि ये मणिपुर जाके देखें कि वहां पे क्या हो रहा है। तो आप एक बात समझिए कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अपने बीच से अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा और जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। लोग अगर मुर्गा भात की वजह से, लोग अगर वोट के लालच से, शराब के लालच से, साड़ी के लालच में, 500,000 रुपए के लालच में वोट करेंगे, तो हमारा प्रयास ये है ही नहीं कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए। हम लोग ये कह ही नहीं रहे कि जन स्वराज के कैंडिडेट को वोट दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि अपने जाति के, अपने धर्म के आदमी को वोट दीजिए, अपने पार्टी के आदमी को वोट दीजिए, लेकिन उस आदमी को वोट दीजिए जो आपको लगता है कि आपके मुद्दे पे काम करेगा। हम लोग पहली पार्टी होंगे जो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र से ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हो गया जन स्वराज से जिससे बेहतर कैंडिडेट आपके क्षेत्र में मौजूद है, तो आप हमारे कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, उस आदमी को जिताइए। ये अच्छी विचारधारा है। प्रशांत किशोर जी ने ये बात कही थी अपने स्टेटमेंट में, पब्लिक इस बात को जानती है। और मैं भी जहां तक समझता हूं कि अभी तक जो विचारधारा है जन स्वराज का, वो मैं देख रहा हूं कि सबसे बेहतर है। ठीक है, तो हम तो यही कामना करेंगे सर कि अगर आपकी विचारधारा जैसा सारी पार्टियों का विचारधारा हो जाए तो हम जानते हैं कि हमारा राज्य ही नहीं पूरा देश विकास करेगा। और एक दिन जो आपकी सोच है वो पूरा होगा तो हमारा देश ऐसे ही विकासशील देशों में गिना जाएगा। शुक्रिया सर इसके लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बता दो कि अभी हम लोग चेम्बर में आपके आए हैं तो बहुत अच्छे तरीका से मुस्कुराते हुए मरीज को देख रहे थे, कैसा लगता है सर आपको? हम तो ये समझते हैं कि हमारा ही रूप है जो मरीज बन करके आया हुआ है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो मरीज आज हमारे यहाँ है, किसी जमाने में अपने वालिद के इलाज के लिए यहाँ वहाँ परेशान घूम रहा था, तो मैं हर मरीज में अपने भाई बहन को देखने की कोशिश करता हूँ और जो अपने लिए भावना होती है उसके लिए भी वही भावना होती है। चलिए, तो ये रहे डॉक्टर शहनवाज सर, सिवान के जाने माने डॉक्टर हस्ती। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।